की दस्तक। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में 3 बचपन के दोस्त रहते थे, अरुण, विक्रम और मीरा। तीनों का बचपन एक साथ बीता था। खेतों में खेलना, तालाब में तैरना और मंदिर के पीछे की पुरानी बावड़ी में बैठकर कहानियां सुनना। गांव के लोग उस बावड़ी को नाग बावड़ी कहते थे वहां कभी किसी नागिन की आत्मा बसती थी जो हर पूर्णिमा की रात को अपने पति की तलाश में बाहर निकलती है। बचपन में ये बात मजाक लगती थी, पर अब जब वे बड़े हो चुके थे वो बात एक साया बनकर उनके बीच लौटने वाली थी। वो जुलाई की उमस भरी रात थी। बिजली गांव में अक्सर चली जाती थी और हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अरुण के घर के सामने पीपल का पेड़ था जो रात में अजीब सी आवाजें करता था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम, जो शहर से पढ़ाई छोड़कर हाल ही में लौटा था, बोला, चलो बावड़ी तक चलते हैं यार, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। मीरा ने झिझकते हुए कहा, विक्रम, रात हो चुकी है, वहां कौन जाएगा? अरुण हंसा, डरती क्यों है? वो तो बस किस्से कहानी है। चलो आज सच झूठ सब देख लेते हैं। तीनों हाथों में टॉर्च लेकर नाग बावड़ी की ओर निकल पड़े। रास्ते में बस झींगुरों की आवाज थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। बावड़ी के पास पहुंचते ही हवा का झोंका आया, ठंडा, सिहरन भरा। मीरा ने कांपते हुए कहा, क्या तुमने महसूस किया जैसे किसी ने हमारे पास से गुजरा हो? अरुण ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बावड़ी के किनारे पुराना बरगद था जिसकी जड़ें पानी तक जाती थीं। विक्रम ने झुककर नीचे झांका। पानी काला था, पर उसमें किसी चीज की हल्की सी परछाई थी। अचानक पानी में हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। मीरा चीख पड़ी, अरुण, चलो यहां से। पर अरुण बोला, रुको, कुछ तो है नीचे। उसने पत्थर उठाकर पानी में फेंका और तभी एक महिला की चीख गूंज उठी, क्यों लौटे हो अरुण? तीनों जड़ हो गए। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम ने हकलाते हुए कहा, क्या तुमने वो सुना? अरुण चुप था, उसकी आंखें बावड़ी पर जमी थीं। उसने धीरे से कहा, यह आवाज मैंने पहले भी सुनी है। अगले दिन गांव में चर्चा थी, कल रात बावड़ी के पास फिर किसी ने रोते सुना है। मीरा घर पर थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये नाग बावड़ी की कहानी क्या सच है? दादी ने सांस भरते हुए कहा, सच या झूठ कहना मुश्किल है, पर 35 साल पहले उसी बावड़ी में एक लड़की मरी थी, राधा। कहते हैं उसने किसी पर भरोसा किया और उसी ने उसे मार दिया। मीरा ने चौंक कर पूछा, कौन था वो? दादी बोली, कोई नहीं जानता, बस इतना सुना था कि उसका कोई प्रेमी था जो गांव छोड़कर भाग गया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पिछली रात बावड़ी से आई आवाज में साफ नाम आया था, अरुण। रात को विक्रम ने अरुण को बुलाया, भाई, कल तू बावड़ी में क्यों गया था? लोग बातें बना रहे हैं। अरुण बोला, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मीरा भी वहां आ गई। उसने कहा, अरुण, बावड़ी छोड़ दो, ये आवाजें इंसानों की नहीं हैं। अरुण झल्ला गया, तुम दोनों डरपोक हो, मैं देखूंगा आखिर वहां है कौन। विक्रम बोला, पागल मत बन, अगर कुछ हुआ तो। तभी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट टिमटिमाई और दीवार पर एक साया नजर आया, लंबे बालों वाली एक औरत का। मीरा चीख पड़ी, वो यहां भी आ गई। साया गायब हो गया, पर दीवार पर पानी की बूंदों से एक नाम लिखा था, राधा। अगले दिन तीनों मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। वो गांव के सबसे पुराने आदमी थे। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, राधा की आत्मा शांति नहीं पाई। जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन किसी ने उसकी आत्मा को बांध दिया उस बावड़ी में। विक्रम ने पूछा, क्या हम उसे मुक्त कर सकते हैं? पुजारी ने कहा, हाँ, लेकिन उस जगह जाना होगा जहां उसका लहू गिरा था
बावड़ी के तल में। तीनों ने ठान लिया कि इस बार वे सच सामने लाएंगे। रात को जब पूरा गांव सो गया, वो फिर से बावड़ी की ओर निकले। अरुण ने रस्सी बांधी और सबसे पहले नीचे उतरने लगा। विक्रम और मीरा ऊपर टॉर्च पकड़े थे। जैसे जैसे अरुण नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और नीचे से कोई गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। ना छोड़ मुझे अकेला। अरुण ने नीचे देखा। बावड़ी के तल में पानी नहीं था, बस गीली मिट्टी और एक पुराना चांदी का कंगन पड़ा था। उसने उठाया और अचानक पूरा बावड़ी हिलने लगी। ऊपर से विक्रम चिल्लाया, अरुण बाहर आ जा। पर रस्सी खुद ब खुद नीचे की ओर खींचने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अरुण ने चीखते हुए कहा, मीरा, विक्रम, मुझे खींचो। पर तभी एक हाथ, ठंडा, सफेद और गीला, उसकी गर्दन पर आ गया। मीरा और विक्रम ने रस्सी खींची, अरुण को ऊपर लाए, पर उसकी आंखें उलटी हुई थीं। वो होश में नहीं था। उसके हाथ में वही कंगन था जिस पर लिखा था राधा। मीरा कांपते हुए बोली, ये वही कंगन है जो दादी के पास तस्वीर में था। तभी अरुण की आंखें खुलीं, पर अब वो अरुण नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं लौट आई हूं। विक्रम और मीरा पीछे हट गए। अरुण की हंसी गूंज उठी, ठंडी पर स्त्री जैसी। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त वही है जिसने मुझे धोखा दिया था। अब उसकी आत्मा भी मेरी होगी। मीरा चीखती रही, राधा, वो तू नहीं है, छोड़ दे हमें। पर हवा तेज हुई और पीपल के पत्ते उड़े। हर तरफ सिर्फ राधा, राधा, राधा की गूंज थी। विक्रम किसी तरह भागा और मंदिर पहुंचा। पुजारी मंत्र जपने लगे, AUM नमो भूताय शांति शांति। विक्रम बोला, जल्दी चलिए, वो अरुण नहीं रहा। तीनों मंदिर पहुंचे तो देखा बावड़ी के पास मीरा अकेली खड़ी थी और अरुण पानी में उतर रहा था। पुजारी ने चिल्लाया, मत जाओ नीचे। पर तब तक देर हो चुकी थी। अरुण ने कंगन पहन लिया था। पानी उबलने लगा। बावड़ी से धुआं उठा और उसमें दो आकृतियां दिखीं, एक पुरुष और एक औरत, हाथ पकड़े हुए। धीरे धीरे दोनों गायब हो गए और बावड़ी एकदम शांत हो गई। सूरज उग चुका था। गांव के लोग बावड़ी के पास इकट्ठे हुए। पानी अब साफ था। अरुण की लाश नहीं मिली। मीरा चुप थी। विक्रम ने कहा, शायद अब उसे शांति मिल गई। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं विक्रम, वो अभी भी यहां है। विक्रम ने पूछा, कहां? मीरा मुस्कुराई, पर उसकी आंखें अब अरुण जैसी लग रही थीं। वो बोली, अब वो मुझ में है। और हवा का झोंका आया। पीपल के पत्ते फिर से हिले और बावड़ी से एक धीमी आवाज आई, ना छोड़ मुझे अकेला।